व्हाट बुक्स एंड बरियर्स टेल अस। तो शुरू किस हिसाब से होता है कि मैरी नाम की एक लड़की लाइब्रेरी में, घंटी बजी और टीचर आके स्टूडेंट से बोलती है कि हमको लाइब्रेरी में जाना है, और वो सारे स्टूडेंट्स पहली बार लाइब्रेरी में जा रहे थे। तो मैरी भी लाइब्रेरी में गई। वहां पे जाके उसने देखा कि जो लाइब्रेरी है वो उसकी क्लासरूम से काफी बड़ी है, और जो लाइब्रेरी है उसकी सारी शेल्फ्स किताबों से भरी हुई हैं। जो उसकी सारी शेल्फ्स हैं, जो वुडन वहां पे अलमारियां रखी हुई हैं, उसमें जो एक एक शेल्फ पे किताबें ही किताबें भरी हुई हैं। मैंने नोटिस किया कि एक कॉर्नर में एक कबोर्ड है जो बड़ी बड़ी बहुत पुरानी किताबों से भरा हुआ। तो मैरी ने उस कबर्ड को जब खोलने की कोशिश की तो टीचर ने उसको देखा और बोला कि ये जो कबर्ड है इसमें बहुत स्पेशल बुक्स हैं जो कि अलग अलग रिलीजन से डील करती हैं, और वो एक्चुअली में वेदास थी। अब ये वेद क्या होते हैं मैरी सोच रही है। तो वेदास आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। वेद में आपने सबसे पहले एक चीज का तो नाम सुना ही होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। वैसे तो 4 वेद हैं, याद रखिएगा, आपके जुबान पर रटे होने चाहिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है सबसे पहले रचा गया था, ओल्डेस्ट वेदा है, 3500 साल पहले रचा गया। यानी कि अगर आप समझ लीजिए कि अगर हम 2000 एडी के रेफरेंस में लेके चल रहे हैं तो 2000 एडी के रेफरेंस के मतलब 1500 बीसी के लमसम इस ऋग्वेदा को रचा गया था। और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जब मैं कह रहा हूं कि रचा गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय पे इसको लिखा गया था या उस समय पे इसकी प्रिंटिंग हुई थी। उस समय पे ऋग्वेदा के हिम्स को कंपोज किया गया था, उनको लिखा और प्रिंट बहुत बाद में किया गया। देखिए ऋग्वेद पे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रुति और स्मृति लिटरेचर में बहुत डिटेल में पहले बना चुका हूं। अगर आप ज्यादा इंक्विजिटिव हैं तो मेरी हिस्ट्री के प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी में पड़ी हुई है, वहां पे ये चीजें बहुत डिटेल में मैंने समझा रखी है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, तो हम थोड़ा बहुत किताब के पैरामीटर में रहेंगे, ज्यादा दूर इससे नहीं जाएंगे, इसलिए अगर आप बहुत डिटेल में देखना चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऋग्वेदा में 1000 से ज्यादा हिम्स हैं जिनको सुक्त कहा जाता है। सुक्त को वेल सेड भी कहा जाता है। ये हिम्स अलग अलग भगवान, गॉड्स और गॉडेसेस को प्रेज करने के लिए लिखे गए हैं। 3 गॉड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अग्नि जो कि आग के देवता हैं, इंद्र जो कि वॉरियर गॉड है, कहीं कहीं पे इनको गॉड ऑफ रेन भी बोला गया है, और सोमा करके एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक तैयार की जाती है। देखिए आज की डेट में लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जिसमें बहुत तरीके की शराबें होती हैं, आपको खैर नहीं पीनी चाहिए। उस समय पे भी कहा जाता है कि एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक हुआ करती थी जिसका नाम था सोमा। तो सोमा नाम का एक प्लांट था, उससे एक ड्रिंक बनाई जाती थी, उसको बहुत स्पेशल ओकेजन पे पिया जाता था, उसका थोड़ा इंटॉक्सिकेटिंग का इफेक्ट होता था, तो कहा जाता था कि उस समय की शराब ये होती थी। तो ये जो हिम्स थे जो कि ऋग्वेद में लिखे, इनको सेजेस ने, ऋषिज ने कंपोज किया था। कंपोज मतलब इनको बनाया था। फिर उन ऋषिज और जो प्रीस्ट थे उनके उन प्रीस्ट ने अपने बच्चों को जो उनके अंदर पढ़ते थे या अपने बेटे बेटियों को इन हिम्स को रिसाइट कराया, मेमोराइज कराया, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, बिट बाय बिट उन्होंने इसको याद किया। तो ये ज्यादातर जो हिम्स है ना, इनको कंपोज किया था, पढ़ाया था और लर्न भी किया था मेन ने। अब कुछ हिम्स ऐसी हैं जिसको वुमेन ने भी कंपोज किया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन से आप वैदिक टाइम को कंपेयर करोगे तो हम ये नहीं जानते हैं कि हड़प्पा में जो चीजें हुई उसमें वुमेन का कितना रोल था, कितना रोल नहीं था। जैसे क्राफ्ट की बात कर लीजिए, क्राफ्ट्समैन हो गए, ठीक है, पेंटर हो गया, इस तरीके के जो लोग हुआ करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो पॉट वगैरह बनाते थे, जो बाकी आर्टिस्टिक डीड्स में इन्वॉल्व थे, तो वुमेन कितनी इन्वॉल्व थी और मेन कितने इन्वॉल्व थे ये हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, और जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमें समझ में नहीं आता हड़प्पा का। लेकिन वैदिक संस्कृत जो है जिसमें वेद लिखी गई है, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, और वहां पे उस लिखित इंफॉर्मेशन में सारी इंफॉर्मेशन दी गई हुई, तो हमको वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा पता है कंपेयर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ज्यादातर हिम्स जो ऋग्वेदा में मिलती है उनको मेन ने लिखा है, वुमेन के द्वारा बहुत कम लिखी गई है। अच्छा, ऋग्वेदा जो लिखी गई है वो पुरानी या वैदिक संस्कृत में लिखी है। ये जो वैदिक संस्कृत है आज की डेट में जो आप स्कूल में पढ़ते हैं उससे बहुत अलग है। अब हम संस्कृत और कुछ और लैंग्वेजेस की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत जो है वो उस फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस को बिलोंग करती है जिसको इंडो यूरोपियन कहते हैं। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश भी आती हैं। आपको पता है कि इंग्लिश और स्पेनिश वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस हैं दुनिया की। अगर आप संस्कृत की बात करो तो इंडिया में ऐसी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो संस्कृत से थोड़े बहुत अपने कह सकते हैं कि शब्दों को उठाती हैं। तो इंडिया में बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस जो संस्कृत से अपने शब्दों को उठाती हैं, जैसे असमीज है,
गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है। आप देखोगे ना फ्रेंड्स कि हिंदी और गुजराती में बहुत सिमिलरिटीज नजर आएंगी आपको, हिंदी कश्मीरी में बहुत सिमिलरिटीज नजर आएंगी, क्योंकि क्या है कि ये सारी लैंग्वेजेस के बहुत सारे जो अल्फाबेट्स हैं ये संस्कृत से उठाए गए हैं। ठीक है, फिर हम संस्कृत को और बाकी ये फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक को एक फैमिली ऑफ लैंग्वेज, मतलब एक ही फैमिली की लैंग्वेजेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके जो कई सारे वर्ड्स है ना वो बहुत कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल संस्कृत में मात्र माँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में माँ होता है, इंग्लिश में मदर होता है। तो आप समझ सकते हैं संस्कृत में, इंग्लिश में और हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड की बनावट है वो काफी सिमिलर है। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबका ओरिजिन संस्कृत है या सबके सिलेबल्स या अल्फाबेट संस्कृत से निकले हैं। बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस है जिसके अल्फाबेट संस्कृत से नहीं लिख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में जो लैंग्वेजेस है वो तिब्बतन और बर्मन फैमिली यानी म्यांमार और चाइना के जगह से जो स्क्रिप्ट है उसकी बनी हुई है। फिर अगर आप तमिल की बात कर लें, तेलुगु की बात कर लें, कन्नड़ की बात कर लें, मलयालम की बात कर लें, ये सारी की सारी इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ये द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनका संस्कृत से लेना देना नहीं है। वहीं पे अगर आप झारखंड में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं या फिर सेंट्रल इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं खासकर ट्राइबल्स के द्वारा, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से डील करती हैं, क्योंकि उनका भी संस्कृत से लेना देना कम ही है। ठीक है, तो आप समझ गया ना कि बहुत सारी लैंग्वेजेस है इंडिया में जो संस्कृत से अपने रूट्स को उठाती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं उठाती। अब देखिए जो वेद हम आज की डेट में पढ़ते हैं वो लिखी हुई है, प्रिंटेड है, लेकिन देखिए द ऋग वेदा वॉज रिसाइडेड एंड हर्ड रेदर देन रेड। जब ऋग वेदा के हिम्स को पहली बार कंपोज किया गया, देखिए ऋग वेदा है क्या, ये हिम्स से बना हुआ है। ठीक है, जिसको पद्य भी बोलते हैं। देखिए ना हिंदी साहित्य में गद्य होता है, पद्य होता है। ठीक है, अब पोएम के फॉर्म में आ गया तो वो पद्य हो गया, अगर वो स्टोरी के फॉर्म में आ गया तो वो गद्य हो गया। तो ये सब हिम्स के फॉर्म में लिखे थे, पोएम्स के फॉर्म में लिखा हुआ था। और चूंकि लिखा नहीं था, पहली बार जब इनको बनाया गया ऋषियों ने तो इन्होंने उसको कंपोज किया, और फिर कंपोज कर करके इन हिम्स को उनके बच्चों को पढ़ाया गया। फिर बच्चों की पुश्तों ने भी उन हिम्स को याद रखा। बहुत सेंचुरीज के बाद, कई सौ साल के बाद, कंपोज होने के कई सौ साल के बाद इन्हें लिखा गया, और अभी से 200 साल पहले से कम में इनको प्रिंट किया गया। आज के डेट में हमारे पास जो वर्जन है वेदास का वो प्रिंटेड वर्जन है, और ये प्रिंट बहुत बाद में हुए हैं, आज से 200 साल पहले से कम में प्रिंट हुए हैं। और जब लिखे गए थे यानी कि 1500 बीसी में जब इनको कंपोज किया गया था, 1500 बीसी में जब इन्हें बनाया गया था, उसके कई सौ साल बाद इनको लिखा गया था, और प्रिंट तो आज से 200 साल पहले से कम में ही किया गया। अब हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते हैं। देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं वो एक तरीके से हिस्टोरियंस ही होते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट पास्ट के बारे में जब पता करते हैं ना तो केवल मटेरियल से पता नहीं करते हैं, वो रिटन रिसोर्सेस को भी पढ़ते हैं। और रिटन सोर्सेस के लिए जो वेदास हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद ने उस समय की सोसाइटी के बारे में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है, और बहुत सारे हिम्स जो ऋग्वेदा में है ना वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के फॉर्म में नहीं है, वो डायलॉग्स के फॉर्म में। डायलॉग्स मतलब कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। जैसे कि एक हिम्न है जहाँ पे एक ऋषि है, एक सेज है विश्वामित्र, जो दो नदियों से बात कर रहे हैं। वो नदियां हैं व्यास और सतलज, बीज और सतलज। ठीक है, अब ये बीज और सतलज इंदस वाटर टेटी में भी आती है। कौन कौन सी नदी आती है इंदस वाटर टेटी में? इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज। रावी, बीस, सतलज इंडिया के पास है, इंदस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान के पास है। इंदस वाटर ट्रीटी 1960 के अकॉर्डिंग, जिसको वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया है। खैर ये अलग टॉपिक है। तो ब्यास और सतलज को यहाँ पे दो गॉडेसेस दिखाया गया है। ठीक है, फीमेल गॉडेसेस दिखाया गया, इनको विश्वामित्र एक सेज है और इनके बीच में बातचीत हो रही है। अब देखिए फाइंड्स द रिवर ऑन मैप 1 पेज 2, तो ये भी देखते हैं फ्रेंड्स अभी। तो ये मैप कुछ यहां नजर आ रहा है आपको फ्रेंड्स। देखिए ये वो मैप 1 है जिसको हमने पहले ही देख रखा है चैप्टर नंबर 1 में। यहाँ पे आपको नदियां नजर आ रही हैं। अब इन नदियों को देखिए, यहाँ पे एक एक्सरसाइज ये है, आपको पता करना है कि किन नदियों के नाम है ऋग्वेदों में और किन के नहीं है। उस पे जाने से पहले एक चीज देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है, ऋग्वेदा से एक पेज है, मैन्युस्क्रिप्ट है। ये जो पेज है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ऋग्वेदा की, ये कश्मीर में मिली थी लगभग 150 साल पहले। ठीक है,
बर्च बार्क, यानी कि कश्मीर में एक पेड़ के बर्च बाग से प्रोबेबली खींच के उस पे इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया है। 150 साल पहले लगभग इसको प्रिंट किया गया था। अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट जो है ना ऋग्वेदा के, वो इस मैन्युस्क्रिप्ट को देख के बनाए गए थे, प्रिंट किए गए थे। आज की डेट में ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ, आप कह सकते हैं कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, वो एक लाइब्रेरी है पुणे की, वहां पे प्रिजर्व्ड है। और ये जो कुछ भी टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को प्रिजर्व ऑलरेडी किया जा चुका है, इसको प्रिंट किया जा चुका है, और प्रिंट करके मतलब जितनी भी इस तरीके की मैन्युस्क्रिप्ट्स हमको मिली हैं, उनको प्रिंट करके हम लोगों ने प्रिजर्व कर लिया है। तो टेक्स्ट तो प्रिजर्व है ही, और इस तरीके की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको भी प्रिजर्व कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं उस डायलॉग की जो विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में हुआ। तो विश्वामित्र बोलते हैं रिवर्स से कि भाई आप माउंटेन से नीचे आइए, दो तेज घोड़ों की तरह, ठीक है, या फिर दो शाइनिंग काउस की तरह जो अपने काव्स को, अपने बच्चों को प्यार करती हैं। आप चैरियट्स की तरह समुद्र की तरफ चलिए, इंद्र की पावर के द्वारा आप में पानी है, और आप एक दूसरे के साथ मिल जाइए बाद में। रिवर्स ने बोला कि हम पानी से भरे हुए हैं और हम उस पाथ के अलॉन्ग चलते हैं जो गॉड्स ने हमारे लिए बनाया है। एक बार हमने बहना शुरू कर दिया तो हम कहीं पे भी रुकेंगे नहीं। और आप हमारी पूजा क्यों कर रहे हो, ये नदियों ने विश्वामित्र से पूछा। तो विश्वामित्र ने बोला कि ओ मेरी बहनों, प्लीज लिसन टू मी। एक सिंगर है जो कि बहुत दूर से आया है अपने चैरियट्स और कार्ट्स को लेके, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका पानी इन चैरियट्स कार्ट्स के एक्सेल से ऊपर ना आए, ताकि उन चैरियट कार्ट्स के जरिए हम आराम से इस रिवर को क्रॉस कर जाएं। तो रिवर पलट के बोलती हैं कि मैं आपकी प्रेयर सुनूंगी और आपको आसानी से पास करने दूंगी। अब हिस्टोरियंस ने जब इस हिम का मतलब निकाला, तो हिस्टोरियंस ने इस चीज को देखा कि ये हिम मोस्ट प्रोबेबली उस एरिया में कंपोज हुआ होगा जिस एरिया में रिवर्स फ्लो करती हैं। तभी लोगों को प्रॉब्लम आई होगी कभी ना कभी ब्यास और सतलज रिवर को क्रॉस करने में, तो ऑब्वियसली इस हिम को इस कंटेक्स्ट में लिखा गया होगा। फिर सेज जो कि विश्वामित्र थे, वो हॉर्सेस को, काउस को वैल्यूड एनिमल्स मानते हैं। चूंकि उन्होंने गॉडेसेस, उन गॉडेस रिवर्स को हॉर्सेस से कंपेयर किया है, काव से कंपेयर किया है, काउस से कंपेयर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको हॉर्सेस से कंपेयर किया है, काउस से कंपेयर किया है। तो जब गाय से और घोड़े से उनको कंपेयर किया, तो ये जो घोड़ा है और गाय है, उस जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स रहे होंगे। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि चैरियट्स भी उस समय पे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक चैरियट्स वर आल्सो इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, चैरियट्स भी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में आप चैरियट्स का ही तो इस्तेमाल करोगे। अब आप और पता करने की कोशिश कीजिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या थे। ऑब्वियसली बात है, चैरियट्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, ठीक है। व्हील्स लगा के इस तरीके की और भी बहुत सी गाड़ियां रही होंगी अलग अलग शेप की, जिनको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह उस समय इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, ऋग्वेद की हिम्स में हमको और भी नदियां मिलती, बाकी वेदों की हिम्स में हमको इंदस का नाम मिलता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज का नाम मिलता है। गंगा यमुना का नाम केवल एक बार आया है ऋग्वेद में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एक्सरसाइज है, लुक एट मैप 1 पेज नंबर 2 एंड लिस्ट 5 रिवर्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। अब ये आपको करना है फ्रेंड्स, मैं आपको बस एक छोटा सा हिंट दूंगा। इंदस नदी का नाम है, ब्यास और सतलज का नाम है, आपको ऊपर की साइड पे नदियां दिख रही होंगी, ठीक है। तो इंदस नदी का नाम है, ब्यास सतलज का नाम है, इन सब नदियों का नाम है, देखिए ध्यान से, ठीक है। सतलज का नाम है, ब्यास नदी का नाम है, ऊपर से फिर गंगा यमुना का भी नाम है, क्या गोदावरी का नाम है, क्या महानदी का नाम है, क्या कृष्णा का नाम है, तुंगभद्रा का नाम है, पेन्नार का नाम है, कावेरी का नाम है, क्या इन नदियों का नाम है? क्यों यहाँ पे हमको एक्टिविटी दी गई है कि आप इस मैप को देख के बताइए कि किन नदियों का नाम ऋग्वेद में नहीं है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछ रहा हूँ, आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ, ये आपको खुद ढूंढना है कि क्या महानदी, गोदावरी, कृष्ण, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी का नाम ऋग्वेद में है या नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स की बात करेंगे। देखिए, ऋग्वेदा में कैटल के लिए बहुत सारी प्रेयर्स हैं कि भैया हमको एक अच्छी कैटल मिले। कैटल से बहुत सारी चीजें होती थी भाई, मीट मिलता था, दूध मिलता था, एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कैटल्स मदद करती थी। तो ऋग्वेदा में अच्छी कैटल्स और कैटल्स के हेल्थ के लिए भी प्रेयर्स हैं। बच्चों के लिए हैं कि हमें हेल्दी बच्चे मिले, स्पेशली सन्स मिले। हॉर्सेस के लिए प्रेयर्स दे रखी है। चैरियट्स में हॉर्सेस को लगा के बैटल्स में जाया जाता था,
और ये बैटल लड़े क्यों जाते थे? कैटल को कैप्चर करने के लिए, खासकर गायों को। जो कैटल्स होते थे ना, गाय भेड़ बकरी, इनको कैप्चर करने के लिए ऋग्वेदिक पीरियड में बैटल्स लड़ी जाती थी। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको अलग अलग समय पे लिखा गया है। सबसे पहले लिखा गया है ऋग्वेद पे। तो यहाँ पे हम अर्ली ऋग्वेदिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ऋग्वेद की शुरुआत हो रही थी, थोड़ा समय बीत चुका था, तब उस समय पे जो बैटल्स लड़े जाते थे वो स्पेशली कैटल को कैप्चर करने के लिए लड़े जाते थे। बाद में ये बैटल्स लैंड को कैप्चर करने के लिए भी लड़े गए, पास्चर्स को, यानी कि उस लैंड से क्या उगा है, कौन सी हार्डी क्रॉप्स उगी हैं, उनको कैप्चर करने के लिए भी लड़े गए हैं। क्योंकि देखिए, लैंड जरूरी था किस लिए? पास्चर के लिए, और हार्डी क्रॉप्स उन पे आप ग्रो कर सको इसके लिए। तो बैटल्स बहुत चीजों की वजह से लड़े गए, कैटल की वजह से लड़े गए, लैंड को ऑक्युपाई करने की वजह से लड़े गए। अब लैंड को ऑक्युपाई करोगे तो ऑब्वियसली बात, उस लैंड पे जो उग रहा है, वो जो चीज उग रही है फर्टिलिटी की वजह से, तो आप लड़ रहे हो बैटल। तो अगर आप लैंड के लिए बैटल लड़ रहे हो तो उसके ऊपर जो क्रॉप्स उग रही है वो आपको चाहिए, जो पास्चर्स है वो आपको चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए आप बैटल लड़ रहे हो। फिर कभी कभी बैटल पानी के लिए भी लड़ा गया, कि मान लीजिए किसी एक एरिया में कोई स्ट्रीम बहती है और बड़ा अच्छा पानी वहां पे मिल रहा है, तो उस एरिया को कैप्चर करने के लिए बैटल लड़ा गया, ताकि तभी तो पानी की स्ट्रीम हमारे कंट्रोल में आएगी। फिर कभी कभी लोगों को कैप्चर करने के लिए बैटल लड़ा गया, ठीक है। फिर इन बैटल्स को लड़ने के बाद बहुत सारी वेल्थ अक्वायर होती थी, और वो वेल्थ लीडर्स अपने पास रखते थे। अब इस वेल्थ में कुछ वेल्थ तो प्रीस्ट को दे दी जाती थी, जो उस समय के पंडित हुआ करते थे, कुछ लीडर्स अपने पास रख लेते थे, और जो बची कुची होती थी वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। हालांकि लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूट होती थी वो काफी कम होती थी। इन तीनों के अलावा उस वेल्थ को कुछ और चीजों के लिए बचा के रखा जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी यज्ञ होते थे, कोई बहुत बड़ा यज्ञ होता था, तो उस समय पे चढ़ावा के लिए उस वेल्थ का इस्तेमाल होता था। उस यज्ञ में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते थे, आहुति डाली जाती थी। आज की डेट में भी फ्रेंड्स, अगर आपके घर में यज्ञ होता है तो आप आहुति डालते हो, ठीक है। पर उस समय पे आहुति रियल टाइम वेल्थ के फॉर्म में होती थी। अब वेल्थ किस हिसाब से है कि आहुति में डालने के लिए आप घी लेके आओगे, अनाज लेके आओगे, कई कई केस में तो भाई जानवरों की बलिदान दिया जाता था, तो वो भी तो आप खरीद के ही लेके आओगे। तो इस चीज में भी आपका वेल्थ का इस्तेमाल होता था। और ये ऑफरिंग्स दी क्यों जाती थी? जब यज्ञ होता था, फायर चलता था, उसमें ये आहुतियां डाली जाती थी, ताकि जो गॉड्स और गॉडेसेस हैं वो खुश रह सके। ज्यादातर जो वॉर्स थे इसमें मेन ही पार्टिसिपेट करते थे, कोई रेगुलर आर्मी थी नहीं। हाँ, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में असेंबली हुआ करती थी। उस असेंबली में बहुत सारे लोग मिलते थे और मिल के वॉर और पीस जैसे मैटर्स के बारे में डिस्कशन करते थे, और इन्हीं असेंबली में वो अपने लीडर्स को चुनते थे। ज्यादातर केसेस में वो लीडर्स ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर्स हुआ करते थे, ऐसा इस ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ऑब्वियसली बात, आप ये सोचोगे कि देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है, और वैदिक पीरियड के बारे में हमको बहुत कुछ पता है। तो हमको इसलिए पता है क्योंकि ऋग्वेद में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए हमें मालूम है। अब आगे, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। देखिए, लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत से तरीके हैं। कैसे डिस्क्राइब करोगे? वो क्या काम करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, किस जगह के हैं, उनकी फैमिली कौन सी है, उनकी कम्युनिटी प्रैक्टिसेस क्या क्या है, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या है। जैसे कि एक कम्युनिटी फॉर एग्जांपल प्लांटेशन क्रॉप्स में, आज की डेट में प्लांटेशन क्रॉप्स में इन्वॉल्व है, तो टी कॉफी को उगा रही है, तो उसका अपना एक अलग प्रैक्टिस होगा। बाकी जगह पे जो लोग है, बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी अपनी एक अलग प्रैक्टिस होगी। उसी तरीके से अलग अलग जगहों पे कल्चर भी अलग अलग थे। तो ऋग्वेदा में बहुत से ऐसे शब्द दिए गए हैं जो उस समय के लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि दो ग्रुप्स मेन बताए गए हैं। एक तो प्रीस्ट का ग्रुप है, जिनको ब्राह्मण भी कहा जाता था, जो पूजा करवाते थे, और एक होते थे राजाज, जो कि राज करते थे। अब यहाँ पे जो राजा होते थे फ्रेंड्स, ये वो राजा नहीं है जिनको हम टेक्निकली आज समझते हैं राजा। लेटर पार्ट में जब ऋग्वेदा का पीरियड का एंड आएगा, उसके बाद जो राजा होंगे, उन राजा से अर्ली वैदिक पीरियड के जो राजा होते थे वो काफी अलग होते थे। अर्ली वैदिक पीरियड के राजाओं के पास कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, उनके पास अपना कोई महल नहीं होता था, उनकी अपनी कोई आर्मी नहीं होती थी, ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो जो मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट है कि भाई मॉडर्न स्टेट सोवरेन होगा, उसकी अपनी एक आर्मी होगी, उसकी अपनी एक कैपिटल सिटी होगी, वो टैक्स कलेक्ट करेगा, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में नहीं था। पर दो मेन ग्रुप्स थे, प्रीस्ट, जिनको कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था क्योंकि वो पूजा कराते थे। आज की डेट में भी फ्रेंड्स, अगर कोई ब्राह्मण कमेटी का, मैं आपको बस एक, जैसे कोई शुक्ला है, तो वो जो लोग पूजा कराते हैं पंडितों में, उनको पंडित कहा जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो
पुजारी नहीं है, पूजा में इन्वॉल्व नहीं है, बट वो आप कह सकते हैं कि शुक्ला हैं या फिर त्रिपाठी हैं, वो ब्राह्मण कहे जाते हैं। ठीक है, तो प्रीस्ट और ब्राह्मण उस समय पे एक ही बोला जाता था और वो पूजा कराया करते, नॉर्मली उनका काम उस समय पे यही होता था। ठीक है, उस समय पे जो राजा बनते थे उनके सन ऑटोमेटिकली सक्सीड करके राजा नहीं बनते थे। आप समझे बात को? जैसे कि फॉर एग्जांपल बिंदुसार, मौर्य रूलर था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था अशोक, तो बिंदुसार जब खत्म हुआ तो अशोक राजा बना। बट ऐसा अर्ली वैदिक एरा में नहीं था, अगर कोई राजा मरा तो उसका बेटा ऑटोमेटिकली राजा नहीं बनेगा। ठीक है, फिर उस समय पे कम्युनिटी एज अ होल को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर पीपल एज अ होल को डिस्क्राइब करने के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक शब्द है जन, जन को आज की डेट में हम भी हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जन का मतलब क्या होता है कि लोग, पीपल, एक जगह पे जो लोग रह रहे हैं उनको आप नॉर्मली जन बोलोगे। जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता था वो था वैश्य, इसको वैश्य भी बोलते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, तो फिलहाल के लिए विश्व वैश्य को अलग कर देते हैं। जन मतलब लोग, बहुत सारे वैश्य यानी वैश्य और जन को उनके नाम से बोला जाता था, यानी कि ये भी फर्दर सब डिवाइडेड थे अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि पुरु जना, भारत जना, यादु जना, उसी तरीके से पूर्व विश्व, भारत विश्व, यादु विश्व। तो इन जन के और विश्व के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन थे जो जगह के हिसाब से और उनके स्पेसिफिक कामों के हिसाब से अलग अलग होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने इन हिम्स को कंपोज किया, ऋग्वेदा के हिम्स को, उन्होंने अपने आप को आर्य पुत्र बोला, आर्य बोला, और उन्होंने अपने दुश्मनों को दस्युज या दासास बोला। ये दस्युज या दासास कौन थे? ये वो लोग थे जो सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म नहीं करते थे। सैक्रिफाइसेस क्या मतलब? कि जब आपका यज्ञ चल रहा होगा तो उस यज्ञ में आहुति देना, और वो आहुति क्या? वो सैक्रिफाइसेस है। तो मंत्र बोल के आहुति देना होता था। तो जो ये काम करते थे वो आर्य थे, जो नहीं करते थे वो दासास थे या दस्युज थे। ठीक है, अच्छा, दास टर्म तो आपको पता है आज की डेट में फ्रेंड्स नौकर को बोलते हैं। नौकर भी इनफैक्ट आज की डेट में मॉडर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है। उस समय पे जो दास और जो उनकी फैमिली लेडीज होती थी उनको दासी कहा जाता था, एक्चुअली में स्लेव थे। ये वो लोग थे जिनको वॉर में कैप्चर किया जाता था, कि किसी दूसरी जगह पे आपने वॉर करके उस जमीन को अगर हड़प लिया तो उस समुद्र में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो आपके दास हो जाएंगे, और उनको एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता था उनके ओनर्स की, यानी कि वो हर काम करते थे जो उनके मालिक उनको बोलने के लिए करते थे, उनको नौकर बना के रखा जाता था। ऋग्वेदा को जब कंपोज किया गया ना तो हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में कंपोज किया गया। ठीक है, अब हम एक चीज देखेंगे, साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। अगले पेज पे जो इलस्ट्रेशन है उसको देख लेते। चलिए एक बार हम लोग इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमको कुछ बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं एक सर्कुलर पैटर्न में, फिर बीच में भी छोटे छोटे पत्थर, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है, ये छोटा सा एक होल आपको नजर आ रहा है, इस होल पे ध्यान दीजिएगा। ये सब चीजें देख लीजिए, मैं सब आपको समझाता हूँ अभी। अब देखिए, ये जो स्टोन बोल्डर्स बड़े बड़े आपको दिख रहे थे ना, बिग स्टोन, इनको मेगालिथ्स बोलते हैं, और इनको अरेंज किया जाता था उन जगहों पे जहां पे बरियल साइट्स हुआ करती थी, यानी यहाँ पे लोगों को गाड़ा जाता था, और गाड़ने के बाद उन जगहों पे मेगालिथ्स इरेक्ट कर दिए जाते थे। और मेगालिथ मतलब लोगों को अब ऐसा तो है नहीं कि शुरू शुरू में जब गाड़ने शुरू किया गया हुआ तो उसके तुरंत बाद मेगालिथ्स बना दिए गए होंगे, नहीं, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस इवॉल्व हुई होगी। तो गाड़ने के बाद उन साइटों को पहचानने के लिए वहां पे मेगालिथ कंस्ट्रक्ट किए जाने लगे, और ये मेगालिथ को इरेक्ट करने की जो प्रैक्टिस है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई, और वो पूरे साउथ इंडिया डेक्कन में फैली हुई थी, इवन नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में भी फैली हुई थी इंडिया में। कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथ आपको मैप नंबर 2 में दिखे हैं। अब जब बोला ही है तो हमको मैप नंबर 2 देखना चाहिए। ये देखो आपको मेगालिथ यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स, मेगालिथिक साइट्स ग्रीन से दिखा रखी हैं। तो एक तो आपको नजर आ गई ब्रह्मगिरी, एक आ गई अदिचामलूर, तो ये दो साइट्स आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे। तो जो शुरू में हमने मैप देखा था वो मैप हमारे यहाँ पे भी काम आ रहा है।
तो देखिए कुछ मेगालिथ्स ऐसे होंगे जिनको सरफेस पे देखा जा सकता है, कुछ मेगालिथ्स बरियल ग्राउंड के नीचे होंगे। ज्यादातर केसेस में आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है कि भैया बहुत सारे केसेस में, अगर ज्यादातर नहीं बोला जाए, कि स्टोन बोल्डर्स का एक सर्कल बनाया जाता है या फिर एक सिंगल लार्ज स्टोन ग्राउंड पर खड़ा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्टोन बोल्डर्स का पूरा एक सर्कल आपको नजर आ रहा है। कहीं कहीं पे क्या होगा कि पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे तो केवल एक बड़ा पत्थर लग देंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एक बरियल साइट है फ्रेंड्स। और ये जो बड़े पत्थर होते हैं ना, बेसिकली दीज आर इंडिकेशंस, ये आपको बताते हैं कि भाई नीचे किसी को गाड़ के रखा गया है। यहाँ देखिए ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, दिस इज अ टाइप ऑफ मेगालिथ जिसको सिस्ट बोला जाता है। ठीक है, कुछ सिस्ट ऐसी होती है जिनके अंदर पोर्ट होल भी होता है, ये पोर्ट होल है, इसको एज एन एंट्रेंस इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोचोगे कि भाई एक बार जब किसी इंसान को आपने वहां पे गाड़ दिया तो फिर वहां पे फिर से एंटर करने की क्या जरूरत है, तो ये पोर्ट होल आपने क्यों बनाए हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि पोर्ट होल हमने क्यों बना रखे हैं। थोड़ी देर रुकिए। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें होती थी जब पीपल को मेगालिथ्स बनाने होते थे। पहली बात तो उनको गड्ढा खोदना पड़ेगा जहां पे आप डेड बॉडी को रखोगे। फिर बोल्डर बनाने के लिए आपको स्टोन्स की जरूरत होगी, तो आपको स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, बड़े बड़े बोल्डर्स को तोड़ के उनको पोजीशन में लाके वहां पे सेटअप करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो ना फ्रेंड्स कि एक अच्छा खासा काम था इन मेगालिथ्स को बनाना। फिर इन बरियर्स में कुछ कॉमन फीचर्स मिले हैं। जो भी डेड को इन बरियर्स में दफनाया गया ना, उनके पास कुछ डिस्टिंक्टिव पॉट्स मिले हैं जिनका कलर ब्लैक एंड रेड वेयर है। तो ऑब्वियस ही बात है कि उस समय के पॉट्स पे ब्लैक एंड रेड वेयर का कलर इस्तेमाल किया जाता था। जो भी वहां पे टूल्स और वेपन्स मिले हैं वो आयरन के हैं। कभी कभी वहां पे हॉर्सेस के स्केलेटन्स भी मिले हैं, हॉर्स के इक्विपमेंट्स भी मिले हैं, कुछ स्टोन के ऑर्नामेंट्स या गोल्ड भी मिले हैं। अब ऑब्वियस ही बात है क्या आयरन हड़प्पन सिटीज में इस्तेमाल किया जाता था, तो ऑब्वियसली इस्तेमाल किया जाता था फ्रेंड्स। नहीं, हड़प्पन सिटीज में आयरन को इस्तेमाल नहीं किया जाता था फ्रेंड्स। ऑब्वियसली ये ऋग्वेदिक जो एरा था, यहाँ पे आयरन को यूज करने की टेक्निक पता चल चुकी थी लोगों को। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, या हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, उसमें आयरन का प्रयोग नहीं होता था, बट वैदिक सिविलाइजेशन में आयरन का प्रयोग होता था। तो ये जो चीजें आपको यहाँ नजर आ रही है ना, इस तरीके की चीजें इन बरियल से मिली है। ये एक डैगर है, ये एक्सेस है, और ये हॉर्स इक्विपमेंट हुए करते थे उस समय के। अब हम उनके सोशल डिफरेंसेस को पता करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला कि जो स्केलेटन लोगों के मिले हैं इन बरियल्स के अंदर, उन लोगों के साथ जो चीजें मिली हैं मोस्ट प्रॉब्ली वो चीजें उसी डेड पर्सन की थी। जब वो आदमी खत्म हो गया तो उसकी चीजों को उसके साथ उसकी ग्रेव में दफना किया गया। अब ये कहा जाता है कि कुछ ग्रेव्स में ऑब्जेक्ट ज्यादा मिले हैं और कुछ ग्रेव में ऑब्जेक्ट्स कम मिले हैं। आप ब्रह्मागिरी को देखिए, तो ब्रह्मागिरी को तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही यहाँ पे आपको मार्क कर रखा है। देखिए ये रहा ब्रह्मागिरी। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड। यहाँ पे एक स्केलेटन मिला, उसके साथ 33 गोल्डन बीड्स थे, 2 स्टोन बीड्स थे, 4 कॉपर बैंगल्स और 1 कॉन्च शेल मिली। और वहीं पे उसके पास कुछ स्केलेटन्स मिले जिनके पास कुछ पॉट्स थे। तो इससे ये समझ में आता है कि वहां पे जो लोग रहते थे उनके अंदर भी रिच और पुअर वाला भी हिसाब था, उनका स्टेटस भी अलग अलग था। जिसके पास ज्यादा चीजें हुआ करती थी उनके ग्रेव्स में, जो रिच थे उनके ग्रेव्स में ज्यादा चीजों को दफनाया गया, जो पुअर थे उनकी ग्रेव्स में कम चीजों को दफनाया गया। तो वहां पे भी सोशल स्टेटस नाम की चीज थी, ये माना गया इन ग्रेव्स को देख के। कुछ क्या बरियल स्पॉट्स कुछ सर्टेन फैमिलीज के थे, कुछ मेगालिथ्स ऐसे थे, कुछ बरियल साइट्स ऐसी थी जहां पे एक से ज्यादा स्केलेटन मिला है। और कहा जाता है कि एक से ज्यादा स्केलेटन अगर एक ही जगह पे मिल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी लोग थे वो सब एक ही फैमिली के थे और उनको एक ही जगह पे दफनाया गया था। तो ऑब्वियस ही बात है वो मरे तो एक ही टाइम पे नहीं होंगे ना, तो एक इंसान पहले मरा होगा। ठीक है, पहले बड़ा भाई मरा होगा मान लीजिए, फिर उससे थोड़ा छोटा भाई मरा होगा। तो जब जैसे 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 लोग मरते जा रहे होंगे वैसे 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 उनकी ग्रेव बनाई जा रही होगी और उनको दफनाने के लिए उस मेगालिथ में घुसा जा रहा होगा इन पोर्ट होल से। अब आपको समझ में आया कि फ्रेंड्स इस पोर्ट होल्स में लोग क्यों घुसते थे, जो कि मैंने आपको बताया। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो पोर्ट होल्स हैं इनका काम क्या है जब एक बार किसी को दफना दिया। क्योंकि ऐसी कुछ साइट्स थी जहां पे पूरी की पूरी फैमिली एक जगह पे दफनाई जाती थी। तो एक आदमी मरा, कुछ देर बाद जब दूसरा आदमी मरेगा तो उस बरियल साइट को आइडेंटिफाई करने को दूसरे आदमी को इस पोर्ट होल के थ्रू अंदर लाके दफनाया जाएगा।
तो इसीलिए एक ही जगह पे बहुत सारे डेड मिले हैं और मोस्ट प्रॉब्ली वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते थे। और जो स्टोन सर्कल्स लगाए गए उसके पास में, जो बोल्डर्स लगाए गए पत्थर के, वो इस चीज को सजेस्ट करते थे, वो एक साइन पोस्ट थे कि भाई यहाँ पे बरियल साइट थी। तो चूंकि पहले जब एक आदमी मर गया उसको वहां दफना दिया, तो उसी फैमिली के जब दूसरी आदमी मरेगा तो उसको वहां पे जो लाएंगे तो उस बरियल साइट पे उस साइन पोस्ट के थ्रू पहचान लेंगे कि भाई जो पहला आदमी मरा था उसको यहाँ दफनाया गया, तो दूसरे आदमी को उसी फैमिली के यहीं पे दफनाया जाए। ठीक है। इनाम गांव में एक अलग तरीके का स्पेशल बरियल इस्तेमाल किया जाता था। इनाम गांव को जरा हम लोग नक्शे पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव की बात करते हैं। ये घोड़ नाम की रिवर पे है और ये जो घोड़ रिवर है ये भीम नाम की रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कहा जाता है इनाम गांव की साइड पे 3600 से 2700 साल पहले लोग वहां पे रहा करते थे और उनके एडल्ट्स को ग्राउंड में बरी किया जाता था। जब उनको बरी किया जाता था, जो उनका सर होता था ना उन एडल्ट्स का, उसको नॉर्थ की तरफ रखा जाता था और कुछ लोगों को उनके घर के अंदर ही बरी किया गया है। और बरी करने के टाइम पे उनके साथ कुछ वेसल्स रखे जाते थे जिनके अंदर पानी और खाना हुआ करता था, यानी उन मरे हुए लोगों के साथ कुछ वेसल्स रखे जाते थे। ये इनकी कुछ मान्यता होगी कि ये दूसरी दुनिया में जाके खाएंगे पिएंगे। एक आदमी का बरियल मिला, ठीक है, जिसको एक बड़े से 5 रूम के हाउस में, और ये 5 रूम का जो हाउस था वो उस साइड का इनाम गांव का वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस था। उसके कोर्ट यार्ड में एक इंसान को बरी किया गया एक बड़े 4 लेग्ड क्ले जार में। ठीक है, तो एक 5 कमरों के घर के बड़े से कोर्ट यार्ड में एक 4 लेग्ड क्ले जार में एक आदमी को सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, सेंटर ऑफ द हाउस में दफनाया गया। और इस हाउस में ग्रेनरी भी थी और उस बॉडी को क्रॉस लेग्ड पोजीशन में रखा गया। तो अब जब आप देखोगे कि इतनी बड़ी जगह पे बिल्कुल सेंटर पे इतने बड़े घर में जहां पे ग्रेनरी है, 5 कमरे हैं, अगर वहां पे किसी को दफनाया गया है तो क्या ये पॉसिबल है कि वो उस जगह का चीफ हुआ करता होगा, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट या सबसे अमीर आदमी, कुछ उस जगह का बहुत वीआईपी टाइप का वो पर्सन होगा, तब उसको इतनी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मिली है। जबकि उसी जगह पे जो दूसरे लोग दफनाए हैं उनके साथ कुछ पॉट्स ही मिले हैं केवल। तो इससे चीजें पता चलती हैं। फिर स्केलेटल स्टडीज से हमने और कुछ चीजें भी पता करने की कोशिश की। देखिए, एक स्केलेटन से आप ये तो पता कर लेंगे कि अगर वो छोटा है तो किसी एक बच्चे का होगा, लेकिन अगर आपको एक लड़की के और एक लड़के के स्केलेटन में फर्क जानना हो, या फिर एक आदमी या औरत के स्केलेटन में फर्क जानना हो, तो वो आसानी से पता करना मुश्किल है। अब एक आदमी और एक औरत के स्केलेटन का फर्क किस तरीके से पता किया जाएगा? ठीक है, तो इसको पता करने के लिए आप क्या करोगे फ्रेंड्स कि मान लीजिए किसी एक स्केलेटन के पास ज्वेलरी मिलती है, तो हो सकता है वो वुमेन का रहा हो, लेकिन ये हम मॉडर्नाइज माइंडसेट से सोच रहे हैं क्योंकि उस समय पे तो आदमी भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे फ्रेंड्स। फिर दूसरा एक तरीका क्या है, किसी स्केलेटन का सेक्स जानने के लिए आप उसके बोन स्ट्रक्चर को देखो, खासकर उस वुमेन के पेल्विक एरिया या हिप एरिया को देखो। तो जो वुमेन का पेल्विक एरिया होता है वो थोड़ा लार्ज होता है ताकि वो बच्चे को पैदा कर सके। तो ये जो डिस्टिंक्शन है वो मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज के बेसिस पे पाए गए हैं। 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन था जिसका नाम था चरक, और उसने किताब लिखी चरक संहिता। बहुत फेमस किताब है फ्रेंड्स। चरक संहिता इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एंड फॉर योर ओन नॉलेज। इस चरक संहिता में लिखा है कि भैया लगभग 360 बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी में, लेकिन ह्यूमन बॉडी में लगभग 206 ही बोन्स मिलती हैं। मॉडर्न एनाटॉमी के हिसाब से देखोगे तो ह्यूमन बॉडी में आप केवल 206 बोन्स मिलती हैं, लेकिन चरक ने 360 बोन्स बोली। तो ये कहा जाता है कि चरक ने बोन्स के साथ साथ टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज को भी काउंट कर लिया। हालांकि नॉर्मल अगर आप बर्थ के टाइम में उसके बाद देखो तो फ्रेंड्स लगभग 270 बोने होती हैं। बहुत सारी बोन्स आपस में फ्यूज होके बोन बन जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कम होकर 206 बोन्स में आ जाती हैं मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी में। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल पूछा गया कि चरक को ह्यूमन बॉडी के बारे में इतना ग्रेट डिटेल में कैसे पता चला उस समय पे? ऑब्वियस सी बात है उसने स्किन को हटा के उस ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा होगा, तब वो इन बोन्स के स्ट्रक्चर को देख पाया होगा। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स बिना शरीर के अंदर देखे कुछ भी पता नहीं कर सकते। फिर हम बात करेंगे ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। इनाम गांव पे लोग कौन कौन से ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व थे? तो भाई आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पे गेहूं की, बारले की, चावल की, दालों की, मिलेट्स, पीस, सेसम की सीड्स मिली है। बहुत सारे एनिमल्स के जो बोन मिले हैं उनके ऊपर कट मार्क्स हैं।
मतलब उनको खाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और खाया किस किस के मीट को जाता था? कैटल के मीट को, बफेलो के मीट को, गोट के मीट को, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मंगूज, इन सबको खाया जाता था। साथ साथ चिड़िया, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश सब खाते थे उस समय के लोग। उस समय पे बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और बहुत तरीके की बेरीज भी एग्जिस्ट करती थी, इनको भी लोग उस समय पे खाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए चाइना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। चाइना को आप अपने एटलस में ढूंढिए, मिल जाएगा आपको। इंडिया के नॉर्थ में आपको नेपाल मिलेगा, भूटान मिलेगा। नेपाल भूटान के ऊपर क्या है? तिब्बत। तिब्बत चाइना का पार्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, लगभग 3,500 साल पहले आज से चाइना में राइटन की एविडेंस मिला, और ये लिखा जाता था एनिमल बोन्स पे। इनको ओरेकल बोन्स भी कहा जाता था। ओरेकल बोन्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन बोन्स से फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे चाइना के किंग। तो चाइना किंग क्या करते थे कि उन बोन्स पे सवाल लिखवाते थे। तो सवालों में नॉर्मली क्या होता था? क्या वो बैटल जीतेंगे? क्या इस बार फसल अच्छी होगी? क्या उनको बेटा होगा? फिर क्या होता था कि वो बोन जिसपे वो सवाल लिखवाते थे उसको वो आग में रख देते थे। और ऑब्वियसली बात, जब वो बोन एक लिमिट से ज्यादा जल जाएगी तो वो क्रैक होने लगेगी, टूटने लगेगी। और फिर इन टूटते हुए क्रैकों को पढ़ के जो फॉर्च्यून टेलर थे वो प्रेडिक्ट करते थे फ्यूचर को। अब इस तरीके की दकियानूसी चीजों से अगर आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है कई बार वो फ्यूचर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका तो साइंटिफिक लॉजिक कोई है ही नहीं कि इस तरीके से आपको फ्यूचर पता चलेगा। और उस समय पे साइंस थी नहीं ज्यादा, तो ऑब्वियसली बात है अब उनकी भी गलती नहीं थी। ठीक है, तो कई बार इस तरीके की जो प्रोडिक्शंस होते थे वो गलत हो जाते थे। फिर ये जो किंग्स थे वो शहरों में पैलेसेस में रहते थे। उनके पास बहुत वेल्थ थी, लार्ज एलोबरेटली डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स थे, लेकिन उनको आयरन के बारे में नहीं पता था। तो चाइना में उस समय पे आयरन के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि जो चाइना के राजा हैं और जो ऋग्वेद के राजा हैं उनके बारे में आप एक डिफरेंस बताओ। सोचो फ्रेंड्स, आप खुद से सोच के इन डिफरेंसेस को पता करने की कोशिश करिए। खास बात ये देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज है। क्या ऋग्वेदिक एरा के जो राजा थे क्या वो महलों में रहते थे? खासकर शुरुआती। और यहाँ पे साफ साफ बता रखा है जो चाइनीज राजा हैं वो महलों में रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन पैलेसेस। उनके पास बहुत सारी वेल्थ है। बट शुरुआती जो ऋग्वेद के राजा थे ना वो महलों में रहते थे ना उनके पास बहुत सारी वेल्थ है। तो एक दो डिफरेंस तो मैंने सीधे सीधे आपको बता दिया। यहाँ पे एक आपको एक्सरसाइज दी गई, इसको अपने दोस्तों के साथ करिए कि मान लीजिए आप इनाम गांव में रहते हैं 3,000 साल पहले, और आपके इनाम गांव का चीफ पिछले नाथ ही मरा है। तो आपके पेरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बरियल के लिए, तो उस बरियल में क्या क्या खाना होगा, फ्यूनरल के लिए प्रयोग किया जाएगा, आप क्या उसमें ऑफर कर सकते हो। तो इस तरीके की चीजों को पूछा गया है। तो जो इनाम गांव में जो बरियल देखा, जो सबसे बड़ा बरियल वहां पे देखा गया, उसके बेसिस पे सवाल बनाया गया है। आप गैस करके आंसर दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करिए। तो वेद क्या होते हैं इसके बारे में बात की। लैंग्वेज वेद्स की, हिम, चैरियट जिसपे व्हील लगा के चैरियट पे चलते थे लोग, सैक्रिफाइस, राजा, स्लेव, मेगालिथ, बरियल, स्केलेटल, आयरन, सब समझाया आपको। वेदों के बारे में अगर आपको जानना है, खासकर सारे वेदों के बारे में आपको जानना है, तो एनसीईआरटी देखते रहिए। नहीं तो मैंने वेदों पे अलग से वीडियो बना रखी, मेरी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मेरे चैनल अर्षित द्विवेदी पे जाके आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं फ्रेंड्स। वेदास का जो कंपोजिशन है वो आज से 3,500 साल पहले शुरू हुआ। और जो चाइनीज किंग्स के बारे में बात की थी वो भी आज से 3,500 साल पहले की ही बात थी। फिर जो मेगालिथ्स का कंस्ट्रक्शन है वो 3,000 साल पहले शुरू हुआ। इनाम गांव का जो सेटलमेंट है वो 3600 से 2700 साल पहले था। जो चरक था उसकी बात होती है लगभग 2000 साल पहले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको आप याद कर लेंगे तो आपको काम आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इसकी जो एक्सरसाइजेज है, जो क्वेश्चन एंड में दिए गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर एक साइजेबल अमाउंट ऑफ लोग चाहते हैं, मान लीजिए 1000 वगैरह, तो मैं जरूर कराऊंगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों को, चाहे वर्ड ऑफ माउथ से जाके बता सकते हैं या फिर आप उनको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या अपने ग्रुप में, क्लास में कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।